हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में सिस्टम प्लानिंग क्या होती है। सिस्टम प्लानिंग के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू प्लान द सिस्टम, ताकि जब आप सिस्टम को डेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट करो तो उससे पहले आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई यूज़र की रिक्वायरमेंट आई कि उसको कुछ टाइप का सिस्टम बनाना है और आपने डायरेक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. What you need to do first, as a system analyst or as a organization, you need to plan फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो प्लानिंग कैसे होती है, उस प्लानिंग के अंदर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन क्या होगी, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हम एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के अंदर, और जब रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के अंदर हमें जब इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उन टेक्निक्स की एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम प्लानिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन। तो अगर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये बेसिकली एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल फेज है आपके सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर। वाई? क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, जो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज होता है उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो स्टेक होल्डर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उनको रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उस डॉक्यूमेंटेशन पे एनालाइज होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, और अगर कुछ उसमें स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का, देन यू नीड टू रीडॉक्यूमेंट, मीन्स आपको वापस से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस वाई? आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उन इन्फॉर्मेशन पे आपने एनालिसिस किया, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो वापस से आप डॉक्यूमेंटेशन का एक इम्प्रूव्ड वर्जन रिलीज करेंगे। तो ये होता है आपका रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। इसके अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर नीड्स, फाउंडेशन फॉर सक्सेस एंड इटरेटिव प्रोसेस। तो अगर फर्स्ट की पॉइंट की बात करें, अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर नीड्स, इसका क्या मतलब है? इट इन्वॉल्व्स द कॉम्प्रिहेंसिवली ग्रेस्पिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। पार्टीज मीन्स योर एंड यूजर, clients and domain experts. So what understanding stakeholder needs means, it involves the comprehensively means detailed grasping the requirements and expectation of all the parties which are involved in the system development. Next key point for requirement determination is foundation for success. So see, your requirement determination set the groundwork for the entire development process. क्यों? क्योंकि जब requirement determination होता है तब आपका पूरा एक document prepare होता है, how the system work, और कैसे उसकी processing start होगी, कैसे उसकी processing intermediate phases में रहेगी, कैसे उसको execute करोगे, कैसे verify करोगे, कैसे validate करोगे। तो requirement determination, that's why we call it is a very crucial phase. Why? Because it sets a groundwork for the entire development process which ensures that the resulting system, जो आपका resulting system बनेगा या सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हो, that should align with the stakeholder goals. क्योंकि हमारा ultimate objective क्या है कि जो भी आपकी stakeholders की requirements है उसके साथ जो आपने develop आपको करना है system, उसके जो goals हैं वो align करें मतलब match करें। तो वो ही आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। बिकॉज इससे क्या होता है कि आपको ग्राउंड वर्क मिल जाता है कि आपका सिस्टम कैसे डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन एक इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव प्रोसेस है क्यों? क्योंकि कई रिफाइनमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि जब आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशंस और जो भी आपने गैदर की हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, फिर उस डॉक्यूमेंट्स पे एनालिसिस होता है। एनालिसिस में अगर कुछ उसमें फ्लॉज हैं या कुछ गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं तो यू नीड टू रिफाइन दैट डॉक्यूमेंट अगेन। ओके, एंड ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि जो आपका रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन वाला डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीटली अलाइन ना हो आपके स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट से। तब तक आप क्या करते रहोगे, गैप्स जो भी आइडेंटिफाई होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका डॉक्यूमेंट को रिफाइन करते रहोगे। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ इटरेटिव प्रोसेस।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन की, तो इसके यहाँ पे मैं मेजर 3 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगी। फर्स्ट इज योर मिनिमाइजिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड है वो आप बना लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है स्टेक होल्डर और डेवलपमेंट टीम के अंदर, वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जितने भी उस सिस्टम के लिए पीपल्स हैं या जो भी यूनिट्स हैं उनके पास वो सर्कुलेट होता है, तो एवरीबडी नोज अबाउट द पॉलिसीज, रूल्स और क्या फ्लो आप रखोगे आपके सिस्टम डेवलपमेंट का, तो उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रोबेबिलिटी काफी मिनिमाइज हो जाती है। Next is reducing the rework. Reducing the rework, why? Because by accurately capturing the requirements upfront, the need for extensive rework later in the project is minimized. क्योंकि आप पहले एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके रख रहे हो कि कैसे सिस्टम वर्क करेगा, कैसे उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आपका सिस्टम इंटरमीडिएट स्टेट में होता है या फाइनल स्टेट में होता है, तो रीवर्क जो होता है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो इट विल enhance the project success. Why? Because if you have a well executed requirement determination process, then it will increase the likelihood for delivering a successful project that meets stakeholder needs and expectation. अगर आपके पास एक बहुत वेल एग्जीक्यूटेड रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन प्रोसेस है, जो भी सिस्टम आप डेवलप करना चाह रहे हो, तो वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ डिलीवरिंग अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. Successful project means that meets the stakeholders and requirements and the expectations. Okay, so that's why this requirement determination phase is very important, because we have so many key points here. We have see here that what are the importance. Now here also one thing I need to mention, what major activities are involved in your requirement determination. This is also important. अगर हम मेजर एक्टिविटीज की बात करें हमारे रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के स्टेप्स प्रोसेस में, तो वो होते हैं हमारी रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन, रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी टिपिकल रिक्वायरमेंट्स है, जो कि आपकी जो पुराने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हो कि कैसे पुराने सिस्टम्स बने थे, और उसके अकॉर्डिंगली आप आपके जो फर्दर सिस्टम्स डेवलप करना चाह रहे हो उनमें चीज़ों को एंटिसिपेट करते हो. तो इससे क्या होता है, इट विल सेव टाइम्स एंड efforts and it yields common or typical requirements. जो भी common और typical requirements है that we will yield in the requirement anticipation activity. Your second activity is requirement investigation, which is the heart of your requirement determination process या phase. In requirement investigation phase, we use the fact finding methods. Fact finding टेक्निक्स बोल सकते हैं इसको, फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स बोल सकते हैं. फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स का मतलब है कि ठीक है हमें इन्फॉर्मेशन गैदर तो करनी है, लेकिन अब आप वो गैदर करोगे कैसे इन्फॉर्मेशन, दैट इज द क्वेश्चन. आपने ये तो समझ लिया कि यस वी नीड इन्फॉर्मेशन टू डेवलप अ सिस्टम, बट हाउ यू विल गैदर द इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पर उसके लिए रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन वाली जो एक्टिविटी है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, या रिकॉर्ड रिव्यूज हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गई और प्रोटोटाइपिंग हो गई. तो ये सारे हम आज यहाँ पे देखेंगे कैसे यूज करते हैं. नेक्स्ट होता है, ये तो आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया. अब रिक्वायरमेंट्स को आपको स्पेसिफाई करना है, तो रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए हम अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे डिसीजन ट्री हो गया, डिसीजन टेबल हो गया, और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश हो गई. ओके, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लाइक सीक्वेंशियल डिसीजन एंड इटरेटिव स्ट्रक्चर्स. तो आज वाला लेक्चर जो है वो हमारा मेनली फोकस होने वाला है रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज के ऊपर. ओके, आइए तो एक बार इसको और मैं एक बार बता देती हूँ. रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन का मतलब क्या हो गया, it predicts the characteristics of system, okay, based on the previous experience, which include the certain problems or features and requirements for a new system. Means यहाँ पे आप predict करते हो न्यू सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किसके बेसिस पे, जो भी आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स या फीचर्स थे जो कि आपके न्यू सिस्टम से कोरिलेट कर रहे थे. ऑल्सो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इट कैन लीड टू एनालिसिस ऑफ एरिया
दैट वुड अदरवाइज गो अननोटिस, मतलब कुछ एरियाज होते हैं जैसे जो अगर अननोटिस्ड रहते हैं, या फिर जैसे अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट है उसके थ्रू अगर वो एरियाज अननोटिस्ड रहे, तो रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन क्या करता है, वो लीड करता है कि आप उन एरियाज पे जाकर भी आप रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट है एंड इफ दे शॉर्ट हियर इफ दिस एनालिस्ट शॉर्ट टेक्स द शॉर्टकट्स और biases are introduced, then you can say that your requirement anticipations can be half baked. Half baked means it is not complete. नेक्स्ट एक्टिविटी हमने देखी थी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन। रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन इज द हार्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस वेयर एनालिस्ट डॉक्यूमेंटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द सिस्टम फीचर्स यूजिंग द फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, ये जो भी हम आज पढ़ेंगे, प्रोटोटाइपिंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड टूल। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन को क्या बोल सकते हैं, ये एक स्टडी होती है आपकी करंट सिस्टम की एंड इसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट करते हो इसके फीचर्स को फॉर द फर्दर एनालिसिस। जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो हमारी थी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होगा, इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ डेटा, okay, which determine the requirement specification, description of features for new system and specifying what information requirements will be provided. So what it includes, analysis of factual data, identification of essential requirements and selection of requirement fulfilling strategies. तो बेसिकली स्पेसिफिकेशन में आप एनालिसिस करते हो डेटा का, जो कि क्या डिटरमाइन करेगी, रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को डिटरमाइन करेगी, फीचर्स क्या है, न्यू सिस्टम के जो फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करेगी एंड ऑल्सो क्या स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है हुई थी जो हमें प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इन यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन वाली एक्टिविटी है उसके अंदर जो हमारा फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स होती है वो हम आज अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स में क्या परफॉर्म किया जाता है और क्या उनकी एडवांटेजेस है। तो देखो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स है या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं, इसका मेन एम क्या है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो इन टेक्निक्स हैं, जो हम यहाँ टेक्निक्स यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है आप एक क्लियर एंड कंसाइज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं एसआरएस बना पाए जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो बाय योर स्टेक होल्डर्स एंड बाय योर डेवलपर टीम्स। क्योंकि आपका मेन गोल क्या है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करके यानी रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट कर लें एंड दैट डॉक्यूमेंटेशन विल सर्कुलेट टू ऑल द यूनिट्स which are involved in the system development. So that document is called SRS and that SRS should be clear and concise. ओके ताकि क्या हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई रीवर्क आपको ना करना पड़े उस पर ज्यादा, और आपका जो सिस्टम है वो एक एफिशिएंट सिस्टम बने जो कि अलाइन कर सके आपकी यूजर की या स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट से। इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स। तो अगर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स की बात करें तो इससे हम क्या चाह रहे हैं, इन टेक्निक्स से हम एक एसआरएस बनाना चाह रहे हैं, यानी कि हमारा अल्टीमेट गोल यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक से कि हम एक क्लियर या एक आइडियल एसआरएस बना सकें। अब आइडियल एसआरएस बनाने के लिए आपकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस एसआरएस के अंदर, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ 7 प्रॉपर्टीज लिस्ट की है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी योर एसआरएस शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। Means here you will clearly define the functionalities, features and constraints of the software system in a concise manner. Next is it is be comprehensive. Your SRS should be comprehensive, means it should cover all the functional and non-functional requirements. जो भी functional और non-functional requirements है वो सब उसके अंदर include होनी चाहिए, जो कि इंक्लूड क्या करेगा, जैसे यूजर का इंटरेक्शन हो गया, सिस्टम का क्या बिहेवियर है, परफॉर्मेंस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है। सो योर एसआरएस शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब ये है कि एसआरएस के अंदर कोई वर्ड्स ऐसे यूज नहीं होने चाहिए जो कि अनएम्बिग्यूटी क्रिएट करे। अनएम्बिग्यूटी का मतलब कि जिस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स निकले, तो उससे क्या होगा, यूजर जो है सपोज वो कुछ उसका मीनिंग अलग इंटरप्रेट कर रहा है, डेवलपर टीम कुछ अलग इंटरप्रेट कर रही है और सिस्टम एनालिस्ट जो है वो अलग इंटरप्रेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो दैट शुड नॉट बी देयर, दैट्स व्हाई योर एसआरएस शुड बी अनएम्बिगुअस। नेक्स्ट आपका है इट शुड बी ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मतलब क्या है,
इट प्रोवाइड द ट्रेसेबिलिटी बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स एंड देयर सोर्सेज। जो भी आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो और उनके सोर्सेस ले रहे हो, उनके अंदर एक ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे कि आपके स्टेक होल्डर के इनपुट्स हो गए, बिजनेस प्रोसेसेस हो गई, आपके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हो गए, दैट शुड बी ट्रेसेबल। नेक्स्ट जो फिफ्थ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योर एसआरएस शुड बी कंप्लीट। शुड बी कंप्लीट का मतलब क्या है, कोई भी गैप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिससे क्योंकि अगर कोई भी गैप हुआ, कोई भी रिक्वायरमेंट्स के गैप्स अगर उसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड रहे आपके एसआरएस के अंदर, तो ये इम्पैक्ट करेंगे आपके फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम को, ठीक है। सिस्टम की जो भी फंक्शनैलिटी होगी उसको बहुत बैडली इम्पैक्ट करते हैं अगर आपका एसआरएस कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर अगर कुछ गैप्स रह जाते हैं रिक्वायरमेंट्स को लेकर या फिर कोई भी जो आप स्पेसिफिकेशंस दे रहे हो उनको लेके, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक बहुत बैड इम्पैक्ट डालते हैं आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर। Next, it should be testable. Testable means you should define the requirements in a way that allows for easy verification and validation through the testing process. Okay. नेक्स्ट इज इट शुड बी प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मीन्स जैसे आप क्या करोगे, जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियरली प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। प्रायोरिटाइज का मतलब होना चाहिए कि यहाँ पे आप क्लियरली डिफाइन कर पाओ कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्रिटिकल है, कौन सी नॉन क्रिटिकल है, और कौन सी रिक्वायरमेंट जिससे सबसे पहले परफॉर्म होनी चाहिए। तो ये सब भी आपके एसआरएस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो दीज 7 पॉइंट शुड इंक्लूड इन योर आइडियल एसआरएस डॉक्यूमेंट। Now, here we shall start the what are the techniques we use to information gathering. तो first जो टेक्निक होती है, जो कि काफी पॉपुलर टेक्निक भी है, इंटरव्यूज। इंटरव्यूज मीन्स टेकिंग वन ऑन वन डिस्कशंस और ग्रुप डिस्कशंस विद द स्टेक होल्डर्स, योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, योर एंड यूजर्स टू गैदर देयर पर्सपेक्टिव्स, नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। ओके, यानी इंटरव्यू के अंदर बेसिकली क्या है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हो गए या जो भी आपके एंड यूजर्स हो गए, उनके साथ आप इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट कराते हो, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उनके प्रेफरेंसेस हैं सिस्टम के लिए। ओके, तो जो इंटरव्यूज होते हैं वो यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्वेश्चन आंसर्स कंडक्ट करता है, क्वेश्चन आंसर सेशंस कंडक्ट करता है टू एक्वायर द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, जबकि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर होता है जो कि यूजर को रिस्पॉन्ड करना होता है आइदर अ क्लोज और ओपन फॉर्मेट। क्लोज का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हुआ तो क्लोज फॉर्मेट कहलाएगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आंसर देना है तो वो कहलाएगा ओपन फॉर्मेट। तो दो तरीके के हो गए, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिससे कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हो या एक्वायर करते हो। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के सेट्स होते हैं जिसको यूजर्स को रिस्पॉन्ड करना होता है इन आइदर ओपन फॉर्मेट और क्लोज फॉर्मेट। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोज फॉर्मेट, और अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो हम उसको बोलेंगे ओपन फॉर्मेट। इंटरव्यूज के एडवांटेजेस क्या है, इंटरव्यूज करने से क्या होता है, फर्स्ट तो ये है कि ये मेथड जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्योंकि ये बेस्ट सोर्स माना जाता है आपका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज यूजफुल फॉर देम हु डू नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग। ठीक है, जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि अगर आप बिल्कुल राइटिंग में या खुद से आप कंप्लीटली रिक्वायरमेंट्स को दे नहीं पाते, तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूज काफी हेल्प करते हैं क्योंकि आप वन ऑन वन डिस्कशंस कर पाते हो, ग्रुप डिस्कशन कर पाते हो, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर देम हु डू नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग और who may not have the time to complete the questionnaire। ऑल्सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इजीली वैलिडेट हो पाती है क्योंकि वन ऑन वन कम्युनिकेशन भी होता है यहाँ पे, एंड क्रॉस चेक भी हो पाती है क्योंकि आप डायरेक्टली पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हो जिसको कि वो सिस्टम डेवलप करवाना है। ऑल्सो इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, इट इज इजी टू डिस्कवर द की प्रॉब्लम्स बाय सीकिंग ओपिनियंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशन से आप क्या कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या की प्रॉब्लम्स है। ऑल्सो one important thing, it bridges the gap in the areas of misunderstanding and minimizing the future problems, because here you will take the discussions with the stakeholders, your end users, your development teams. So here basically you will bridge the gaps in the areas of misunderstanding and minimizing the future problem. नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारी है सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स। सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स में क्या होता है, यू विल डिस्ट्रीब्यूटिंग द
structured sets of questions to a larger group of stakeholders to gather the quantitative data and opinions on the specific topic. So here you have some structured sets of questionnaires, okay, and that questionnaires will distributed to the stakeholders for what? To gather the quantitative data, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आपको फैक्चुअल डेटा चाहिए, उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर सेट्स बना लेते हो क्वेश्चंस का, जो कि स्टेक होल्डर्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, जिससे क्या होता है आपको स्पेसिफिक टॉपिक से उस पर भी अपना ओपिनियन वहाँ पे ले सकते हो, प्लस आपको जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हो। तो बेसिकली जो क्वेश्चनर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनर और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। ओपन एंडेड क्वेश्चनर का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी इजीली एंड करेक्टली इंटरप्रेटेड, दे कैन एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम एंड लीड टू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ अ आंसर। जबकि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होता है ये क्या कंसिस्ट करता है ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड व्हेन द सिस्टम एनालिस्ट इफेक्टिवली लिस्ट ऑल द पॉसिबल रिस्पॉन्सेज व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो ये दो टाइप के हो जाते हैं इसमें क्वेश्चनर्स। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये काफी इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें आप सर्वे परफॉर्म करते हो, तो यहाँ पे यू विल सर्वेइंग द इंटरेस्ट, योर एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ द यूजर व्हिच आर नॉट को लोकेटेड। Okay, also it is useful in the situation to know what proportion of a given group approves or disapproves of a particular feature of the proposed system। कोई भी proposed system आप बनाने वाले हो जिसके लिए आपने कोई फीचर लिया, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उस फीचर के लिए पर्टिकुलर ग्रुप की क्या अप्रूवमेंट या डिसअप्रूवमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वे परफॉर्म करें तो सर्वे से यू कैन एनालाइज कि कितना प्रपोर्शन है जो टीम का या जो भी पर्टिकुलर ग्रुप का वो उसको अप्रूव कर रहा है या डिसअप्रूव कर रहा है। Also, it is useful to determine the overall opinion before giving any specific direction to the system project। तो क्योंकि आपको पोर्शन पता चल जाता है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ओवरऑल ओपिनियन क्या है किसी भी पर्टिकुलर फीचर को लेके, जिससे क्या होगा किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से पहले यू कैन आइडेंटिफाई कि कोई भी आप अगर फीचर उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसकी ओवरऑल ओपिनियन क्या है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की। Also, it is more reliable and provides high confidentiality of honest responses. If you give the honest responses in surveys, then we can call it is a more reliable and it provides the high confidentiality. Also, it is appropriate for electing the factual information and for statistical data collection which can be emailed and sent by post। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिव्यू, थर्ड जो टेक्निक है हमारी वो है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स। सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स, प्रोसीजूरियल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स दैट आर यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक सेटअप होता है प्रॉपर, जिसके अंदर उसकी खुद की रिव्यू पॉलिसीज होती हैं, कुछ उसके प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, जिनसे क्या होता है आपको आइडेंटिफाई होती है कि क्या गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या उसकी पॉलिसीज हैं, क्या वो रिपोर्ट्स इशू करती हैं या जो भी रिलेवेंट पेपर वर्क होते हैं। तो उससे क्या होता है यूजर को काफी हेल्प मिल जाता है डिसाइड करने के लिए कि वेदर इट विल गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। क्योंकि यहाँ पे से आप क्या आइडेंटिफाई कर पाते हो कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी सिस्टम पे मीट कर पाएगी या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दिस डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड द मैनुअल्स, क्या मैनुअल्स हैं, गाइडलाइंस क्या है, पॉलिसीज क्या है, रिपोर्ट्स क्या है एंड एनी अदर रिलेवेंट पेपर वर्क। सो अगर हम गोल की बात करें तो द गोल ऑफ दिस रिव्यू इज टू गेन इंसाइट इनटू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जैसे अगर रिव्यू फॉर्म्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, या फिर आप कह सकते हैं मैनुअल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की पता चलेगी तो उससे यू कैन एज अ यूजर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट कर रहा है, व्हाट प्रोसीजर्स आर करंटली इन प्लेस एंड व्हाट फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। कौन कौन से फॉर्म्स वो यूज करता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और मैनेज करने के लिए। अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो इट हेल्प्स द यूजर टू गेन सम नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से आप देख सकते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पॉलिसीज, रूल्स या उसका बेसिकली हम कह सकते हैं जो सेटअप है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं यूजर को कि क्या उसका सेटअप है, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है। तो उससे यूजर को क्या हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉलेज मिल जाती है, ठीक है, जिससे क्या होगा वो अपना डिसीजन इजीली ले पाएगा। ऑल्सो ये किस में हेल्प करेगा आपको,
documenting the current operations within shortened span of time, as the procedure manuals and forms describe the format and functions of present system. present system के already आपके पास कुछ manuals या forms जो होंगे जिनका format already present होगा, जिससे क्या होगा कि आप जो नया जो आप future system बनाना चाह रहे हो उसकी documentation जो होगी वो कम span of time में हो पाएगी, क्योंकि आपके पास कुछ present systems के already forms और क्या कह सकते हैं हम जैसे formats जो हैं वो available है. Also, it can provide a clear understanding about the transactions that are handled in the organization, क्योंकि यहाँ पे हम organization का ही detail structure discuss कर रहे हैं. Also, identifying the input for processing and evaluating the performance. It also can help an analyst to understand the system in terms of the operations that must be supported. What operations there can be support, तो analyst को भी understandably easy हो जाएगी कि वो systems कैसे किन terms पे operations की कौन से flows पे वो work करेगा. Also it describes the problem, its affected parts and the proposed solution. So this is the third technique, review of records, procedure and forms. Now next, fourth is your observation. So in observation, what analyst will do it, he or she will directly observing the users or stakeholders in their natural environment. Means as it is कि उनका क्या behavior है या उनका क्या work flow है, जो भी users और stakeholders involved हैं, तो यहाँ पे you just directly observe their behaviors, their work flows to identify the requirements. So it is a basically we can say it is a direct method for gathering the information. It is useful in situation where authenticity of data collected is in question or when complexity of certain aspects of systems prevents the clear explanation by end user. तो ये कब आपकी जो ऑब्जर्वेशन वाली टेक्निक है कब यूजफुल होती है, जब आपके जो डेटा की ऑथेंटिसिटी, जो डेटा कलेक्शन हुआ है आपका क्वेश्चंस में, उसकी ऑथेंटिसिटी है या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी सिस्टम के एस्पेक्ट्स की, वो प्रिवेंट करती है जो भी एंड यूजर की एक्सप्लेनेशन है उसको. तो उस केस में आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि क्या उस एंड यूजर का बिहेवियर है, क्या उसके वर्क फ्लोज है. तो दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज हेल्पफुल दैट टाइम. Also, with the observation, it produces the more accurate and reliable data, and it produces the all aspects of documentations that are incompleted and outdated. Next is your JAD session. JAD is for Joint Application Development. So, Joint Application Development means here we will facilitating the collaborative workshops with stakeholders, analysts and developers to define the requirements and design the solution together. So in JAD session basically you will conduct the workshops, and that workshops include the stakeholder, analysts and developers together to identify the solutions, to design the solutions, sorry, to identify the problem and to design the solution for that particular problem together. ओके तो एडवांटेजेस इसमें देखो, इसमें एडवांटेजेस जेड की बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपके एंड यूजर्स को, आपके एनालिस्ट को, डेवलपर टीम को लेके आ रहे हो. तो उससे क्या होगा, दे कैन इजीली डिस्कस एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सो बेसिकली क्या होगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने से आपका जो टाइम है और कॉस्ट है वो काफी बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं कराने होंगे, आपने एक कॉमन वर्कशॉप ही कंडक्ट करा दी. Also, it is useful in the organization culture which supports the joint problem solving. जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि सपोर्ट करती हैं आपके जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग को, उसके लिए काफी यूजफुल होता है जेड सेशंस. ऑल्सो इट फॉस्टर्स द फॉर्मल रिलेशनशिप्स अमंग द मल्टीपल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज. इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन क्रिएटिवली. ओके, and it allows the rapid development and improves the ownership of the information system. So this JAD session is very important when organization supports your joint problem solving techniques. Next is your sixth technique is secondary research or background reading. Now what that means is this method is widely used for information gathering by accessing the gathered or collected information. It includes any previously gathered information used by the marketer from any internal or external source. तो secondary research या background reading आपकी कब use होती है, जब आप ऑलरेडी जो गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें से आप कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हो. तो ये क्या इंक्लूड करती है, जो भी प्रीवियसली गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि मार्केटर के थ्रू यूज हो रही है बाय एनी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज. इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इट इज मोर openly accessed with the availability of internet. It provides valuable information with low cost and time.
Okay, it acts as a forerunner to primary research and aligns the focus of primary research, and it is used by the research to conclude if the research is worth it as it is available with the procedures used and issues in collecting them. So this is your secondary research and this is the advantages of the secondary research. इन टेक्निक्स के अलावा भी कुछ और टेक्निक्स होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की है. ये सारी टेक्निक्स मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि क्या ये टेक्निक हो सकती है, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वैलिड है कि इनवैलिड है. ओके, इस तरह से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितनी भी टेक्निक्स हैं हम उनको यहाँ पे इंक्लूड कर पाए. तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, बट यहाँ पे जो मेन की पॉइंट्स है वो आपको समझने जरूरी है कि जेड सेशन क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, सर्वे और क्वेश्चनर्स के अंदर कैसे क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, फैक्ट्स फाइंडिंग टेक्निक्स और कौन कौन सी होती हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की जितनी टेक्निक्स हम इंक्लूड कर सकें वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है. तो जो हमने 6 मेजर टेक्निक्स पढ़ी उसके अलावा क्या हो जाएंगी, वर्कशॉप्स एंड फोकस ग्रुप्स. सो ऑर्गेनाइजिंग द इंटरैक्टिव सेशन विद स्टेक होल्डर्स टू ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज, डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स एंड गैदर द कलेक्टिव insights. And document analysis. Analysis means reviewing the existing documents, reports and artifacts related to the project or domain to extract the relevant information. जो भी existing documents हैं उनको analyze करना जिससे कि आप informations निकाल सकें जो हमें नया system बनाना है उसके लिए. Prototyping means developing the low fidelity or high fidelity prototypes of the system or solution to gather the feedbacks and refine the requirements. Contextual inquiry का मतलब हो जाएगा combining the observation and interview techniques. Okay, जो हमने दो टेक्निक्स पढ़ी थी, ऑब्जर्वेशन टेक्निक और इंटरव्यू टेक्निक, इनको हम कंबाइन करते हैं हमारे कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी में. फॉर व्हाट? टू अंडरस्टैंड यूजर्स नीड एंड बिहेवियर, दोनों को. ठीक है, हम देखो यूजर की रिक्वायरमेंट्स तो इंटरव्यू से देख पा रहे थे, तो यूजर की जो बिहेवियर वो हम ऑब्जर्वेशन से देख पा रहे थे. तो हम कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी में इन दोनों ही टेक्निक्स को कंबाइन करके आइडेंटिफाई करते हैं क्या यूजर की रिक्वायरमेंट्स है और उसका बिहेवियर क्या है विद इन देयर वर्क कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट इज योर यूज केसेस एंड यूजर स्टोरीज. इसमें क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएटिंग अ नैरेटिव्स और सिनेरियोज दैट डिस्क्राइब्स हाउ यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम टू कैप्चर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इज योर एथनोग्राफिक स्टडीज. इसके अंदर क्या होता है, यू विल कंडक्टिंग इन डेप्थ रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग द प्रॉब्लम और सोल्यूशन. जो भी आपका प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या जिसके लिए आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो उसका इन डेप्थ रिसर्च कि वो सोशली और कल्चरली कितना सराउंड कर पा रहे हैं आप उस प्रॉब्लम को या उसके सोल्यूशन को, वो हम करते हैं एथनोग्राफिक स्टडीज के अंदर. बेंचमार्किंग के अंदर व्हाट यू विल डू, कंपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस और सिस्टम्स विद दोज ऑफ इंडस्ट्री पीयर्स और बेस्ट इन केस ऑफ एग्जाम इन क्लास एग्जाम्पल्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब देखो, कोई सिस्टम अगर आप बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में उसी की एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी. अगर वो सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आता है और अगर आपको वो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम को बनाना चाह रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेंचमार्किंग ऑल्सो. बेंचमार्किंग मीन्स यू नीड टू कंपेयर द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, उसकी क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, जो इंडस्ट्री पीयर्स हैं या फिर जो कि बेस्ट है उस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, ताकि आपके पास जो इम्प्रूवमेंट के एरियाज हैं वो उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओ. नेक्स्ट होगा आपका डेटा माइनिंग. तो डेटा माइनिंग में व्हाट यू विल डू, एनालाइजिंग द लार्ज डेटा सेट्स और डेटाबेसेस टू एक्सट्रैक्ट द पैटर्न्स. डेटा माइनिंग आपको पता है, टू माइन द डेटा. टू माइन द डेटा फॉर व्हाट, टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द डेटा, व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड व्हाट इज द इनसाइट रिलेवेंट ऑफ टू द प्रोजेक्ट. सो दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट इन गैदरिंग टेक्निक्स, और हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स. तो आई होप ये टेक्निक्स आपको सारी समझ में आई होंगी. हमने आज काफी सारी टेक्निक्स इसमें पढ़ी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप अपना एसआरएस क्रिएट करते हो और ये एसआरएस ही लीड करता है आपके एक सक्सेसफुल सिस्टम को डेवलप करने के लिए. सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो. थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, आई नो, थोड़ा ये सब्जेक्ट ही थ्योरेटिकल है, बट what we will do, we at least understand or identify what are the key points of the particular topic in this subject. तो उससे क्या होगा, you can easily relate whenever the question comes ना, you can easily relate that key points with the topic and identify the correct answer for your question. So thank you everyone. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.